Hello everyone, this is Nami Singh. I welcome you all on my YouTube channel Learning is Fun. Yesterday I told you that I will be streaming live, but due to some YouTube protocols, I won't be able to do so today. But as soon as possible, I will try to meet you all live. Now, without wasting our time, I would like to start the explanation of Geography, chapter number 1 of grade 10. So, I'm starting with the slide 1. See, this is the slide 1. Here it is written the name of the chapter, that is Resources and Development. So, before we'll start this chapter, I just want to know if you know the meaning of resources. What is the meaning of resource? What is called resource? The word itself, if we'll break here, re, and then it is given us resource. So re means what? Re means is again, and sources that are present in the environment. तो वो resources जो already present हैं environment में, अगर हम उन्हें use कर सकते हैं again and again, that become the resources. Fine, simple meaning है ये. अब इसकी डेप्थ में जाते हैं. कैसे रिसोर्स कोई चीज़ बन सकती है, एक ऑब्जेक्ट कैसे रिसोर्स बन सकता है. तो अगर हम यूटिलिटी और यूजिबिलिटी के बारे में बात करें एक ऑब्जेक्ट की, तभी वो क्या होगा, उसकी कोई वैल्यू होगी. क्योंकि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हैं तो उसकी कुछ वर्थ होती है हमारे लाइफ में, है ना. तो वो उसकी कुछ वैल्यू, जैसे लव है, लव की क्या है, वैल्यू है. उसके बिना हम आसपास कनेक्ट नहीं फील करते, हमें बुरा सा फील होता है. सैड है, उसकी भी वैल्यू है. दीज आर द इमोशंस, इनकी वैल्यू है. ठीक है. सेम थिंग अगर हम किसी ऐसी चीज़ की बात करें जिनकी वैल्यू इकोनॉमिकली है. इकोनॉमिकली मतलब आपको उन्हें पे करके ही आप उसे पा सकते हो. लाइक इफ़ यू वांट टू परचेज अ वाटर बॉटल, तो आपको पैसे दे करके ही वो मिलेंगे. ठीक है. तो वो भी एक रिसोर्स है. रिसोर्स क्यों है, वाटर बॉटल है तो आप उसे कैरी करके वाटर अपने साथ में ले जा सकते हो. तो रिसोर्स है और क्या है, इकोनॉमिकली वैल्यूड है. वो रिसोर्स है. इमोशंस भी हमारे, लेकिन वो अनइकोनॉमिकली हैं. ठीक है. तो ये हमारे रिसोर्सेज हो गए. तो अब रिसोर्सेज की जो फाइनल डेफिनेशन दैट इज़ गिवन इन योर बुक in NCERT, that's we are going to read, and I'll be explaining you that also. Fine. So everything available in our environment which can be used to satisfy our needs. See, वो सारी चीज़ें जो environment में available हैं और जो हमारे needs को satisfy करते हैं, प्रोवाइडेड इट इज़ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल. और वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल भी हो चुके हैं और इकोनॉमिकली फिजिबल हैं, यानी कि हम उन्हें परचेज कर सकते हैं. एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल भी होना उन रिसोर्सेज का ज़रूरी है. कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्सेज. फाइन. जैसे रिसोर्स के बारे में अगर कोई कहे कि मैं तो फाइट करना पसंद करता हूँ, तो फाइट कल्चरली एक्सेप्टेबल नहीं है. वो रिसोर्स में फाइट जो है अंदर नहीं आएगा रिसोर्स में, यानी कि गुस्सा, एंगर, उससे रिलेटेड चीज़ें जो आ गई जब आप फाइट करते हो तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है. फाइन. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. सी, दिस इज़ द वेब डायग्राम दैट दे हैव क्रिएटेड इन NCERT. तो फर्स्ट इन्होंने क्या दे रखा है, ऑन द टॉप फिजिकल एनवायरनमेंट, यानी कि नेचर, यानी कि जो भी चीज़ें नेचुरली प्रेजेंट हैं हमारे प्लानट अर्थ पे, उसके साथ में जब टेक्नोलॉजी मिलती है, और वो कौन मिलाता है, ह्यूमन बींग्स. हमारे पास ही है नॉलेज. फिर वो इंस्टीट्यूशन में कन्वर्ट होती हैं, वहाँ जाती हैं, वहाँ वेरीफाई करी जाती हैं, वहाँ पर उनके लेबल लगते हैं और वो मार्केट में अवेलेबल होती है हमारे लिए. तो नेचर से मिलती है, नेचर में की चीज़ों पर टेक्नोलॉजी लगाई जाती है, फिर वो इंस्टीट्यूशंस में जाती है, उन पर लेबल लगाया जाता है किस पर्पस के हैं, फिर वो मार्केट में अवेलेबल होती है विद अ नेम एंड यूजिबिलिटी. सो दैट इज़ कॉल्ड द व्हाट, रिसोर्सेज. फाइन. Now let's move on to the next slide. There are the facts that I have taken from the CBSE book, that is your NCERT book. Sorry, okay, 10th की जो ग्रेड की है उसमें से फैक्ट्स हैं ये. तो वो let's read and I'll explain. Now human beings interact with nature through technology, यानी कि हम इंटरेक्ट करते हैं नेचर के साथ टेक्नोलॉजी के थ्रू, एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशंस टू एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट. अभी जो मैंने समझाया है ये बस वही लिखा है. ठीक है. नाउ ह्यूमन बींग्स आर इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ द रिसोर्सेज. हम ह्यूमन बींग्स भी कॉम्पोनेंट हैं, यानी कि पार्ट है किसका, रिसोर्सेज का. कैसे भाई, अब मैं टीचर हूँ, ठीक है, आई एम अ टीचर, आई एम टीचिंग यू, व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, आई एम द रिसोर्स फॉर यू.
because you are getting knowledge from me, and you people are resource for me. How? Because I am giving you my knowledge to you. तो हम दोनों का रिलेशनशिप स्टूडेंट टीचर का भी रिसोर्स का है. मैं आपको नॉलेज प्रोवाइडर हूँ और आप मेरे लिए नॉलेज एक्सेप्ट करने वाले स्टूडेंट्स हो. ठीक है. तो ह्यूमन बींग्स ट्रांसफॉर्म्स मटीरियल अवेलेबल इन द एनवायरनमेंट इनटू रिसोर्सेज एंड यूज़ देम. तो ह्यूमन बींग्स जो है वो ट्रांसफॉर्म करते हैं उस मटीरियल को जो एनवायरनमेंट में अवेलेबल है with the help of the technology. Fine. Now let's move on to the next slide. Now here we are going to talk about the classification of the resources on the basis of different categories. तो अभी हम आज 3 categories के बारे में पढ़ेंगे. Let's start with the first one. First one is given on the basis of origin. Now on the basis of origin is biotic and abiotic. तो बायोटिक एंड अबायोटिक रिसोर्स का क्या मीनिंग है? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिकोड द वर्ड. ऑलवेज रिमेंबर टू मेक योर लर्निंग ईजियर, डिकोड द वर्ड्स विच आर गिवन एज अ टर्म्स. अगर आप टर्म को डिकोड कर दोगे तो आपका अंदर के चैप्टर में जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो साइंस में है चाहे एसएसटी में है, वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगी. सो लेट्स डिकोड द वर्ड. नाउ लेट्स डिकोड इट. इट इज़ हियर BIO, बायो. What means bio? Bio means life. Biotic resources. Resources you already know. So biotic resources are what? Which resources? Which have life into them. That means all the living things comes under biotic resources. Now abiotic is opposite of biotic. तो जो जिनमें life नहीं है, that means all the non-living things that comes under here, they are comes under the abiotic resources. Now you can read the definition and you can write down it in your own words also. आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कि आपको बुक की ही लैंग्वेज लिखनी है. आपने जब वर्ड डिकोड कर दिया अपने आप अपनी डेफिनेशन फ्रेम कर सकते हो, है ना. सो नाउ दीज रिसोर्सेज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर. तो अब बायोटिक रिसोर्सेज मिलेंगी कहाँ पे हमें? ऑब्वियसली बायोस्फीयर में मिलेंगी. बायोस्फीयर कैसे बनता है? जहाँ तीनों स्फीयर, कौन से 3 स्फीयर? लिथोस्फीयर, सॉरी हाँ आई एम राइट, सॉरी, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, तीनों इंटरैक्ट करते हैं और वहाँ पर क्या आता है मिल करके? जब तीनों इंटरैक्ट करते हैं एक साथ, बायोस्फीयर जहाँ फ्रेम होता है, उस वहाँ से हमें क्या मिलेंगे? बायोटिक रिसोर्सेज मिलेंगे. बायोटिक रिसोर्सेज में कौन कौन आ सकता है? फ्लोरा एंड फौना आएगा, फिशरीज आएंगी, लाइव स्टॉक्स आएंगे, ह्यूमन बींग्स आएंगे और भी बहुत कुछ आएंगे, एनिमल्स वगैरह सब इसके अंदर आ जाएंगे. ठीक है. प्लांट्स, flora and fauna is basically plants and animals. Sorry. Now अगर हम अबायोटिक की बात करें तो क्या आएगा? रॉक्स आएंगी, मेटल्स आएंगे, लैंड आएगा, एयर आएगा, माउंटेन आएगा, रिवर्स आएंगे और भी बहुत सारी चीज़ें. मतलब अबायोटिक के लिए तो बहुत सारी लिखना पड़ जाएगा हम लोगों को. Now next thing is they have given us a very good example that coal and petroleum are also comes under this category. Which category? Biotic category. Why? Because coals और petroleums कैसे फॉर्म होते हैं? Because of the decay of organic matter. जब ऑर्गेनिक मैटर डिके करता है और लेयर्स में फॉर्म हो जाता है तभी कोल या फिर पेट्रोलियम फॉर्म होता है. तो इसलिए ये जो मटेरियल है जो कि डिके मैटर से ऑर्गेनिक मैटर के थ्रू मिलता है, इसलिए इसे हमने बायोटिक में रखा है. बाकी जो चीज़ें हैं मिनरल्स सच एज गोल्ड, आयरन, कॉपर, सिल्वर, ये सारे के सारे हमने किस में रखा है? अबायोटिक रिसोर्सेज में. आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू. इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ डू कॉमेंट एंड आस्क मी अगेन. आई विल एक्सप्लेन यू. फाइन. नाउ द नेक्स्ट स्लाइड इज टॉकिंग अबाउट ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी. नाउ एग्जॉस्टिबिलिटी मीन्स व्हाट? जो चीज़ें एग्जॉस्ट हो जाएं, आसानी से ख़त्म हो जाएं. एग्जॉस्ट मीन्स ख़त्म हो जाना, है ना, फिनिश हो जाना, तो रिमूव हो जाता है वो. तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होंगे उसके बेसिस पे हमारे, और कुछ होंगे हमारी नॉन रिन्यूएबल. अब फिर से डिकोड द वर्ड. री अगेन मीनिंग न्यू मीन्स नया और एबल इज वी कैन मेक इट. रिसोर्सेज आपको पता ही है, और नॉन रिन्यूएबल इज़ द ऑपोजिट ऑफ रिन्यूएबल. तो renewable means those resources which we can renew easily. So what is the best example for it? It is water,
राइट नाउ, है ना, बिकॉज वाटर साइकिल यू ऑल नो, अगर वाटर साइकिल है तो वो डेली वो चीज़ हो रही है और इसलिए रोज़ रोज़ वो वाटर फॉर्म हो रहा है, ठीक है। लेकिन वो रिसोर्सेज, अब डेफिनेशन आप अपने आप फ्रेम करना, इसको पढ़ना, और अगर नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ डू कमेंट एंड लेट यू नो अगेन। चलिए फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ जो यहाँ पर लिखा हुआ है। दीज रिसोर्सेज कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, renewable resources again and again can be used and can be reproduced by physical, chemical और mechanical processes, किसी भी process के through, और तीनों process लगा के भी ये reproduce किए जा सकते हैं। I have already given you the example of water. Now non-renewable resources, these resources cannot be renewed or reproduce, ये आसानी से reproduce और renew नहीं किए जा सकते। इसका example क्या लें, जो अभी just हमने पढ़ा था on the basis of origin, बायोटिक अबायोटिक में कोल एंड पेट्रोलियम, सिल्वर एंड गोल्ड बहुत मुश्किल से फॉर्म होते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स दे टेक, यहाँ पर लिखा हुआ है। ये शॉर्ट टाइम लेता है रिन्यूएबल रिसोर्स, और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स मिलियंस ऑफ ईयर्स लेते हैं, ठीक है। नाउ दीज आर द फ्री गिफ्ट्स ऑफ द नेचर, बिल्कुल फ्री मिले हुए हैं सबको, क्योंकि इसके लिए हमें एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं, वाटर एयर सबको फ्री मिला हुआ है, जाओ और ले लो खरीदने की ज़रूरत नहीं है। सांस लेने के लिए हमें एयर ऑक्सीजन मास्क की ज़रूरत आईसीयू में पड़ती है, लेकिन अभी नेचुरली हम जो ब्रीथ कर रहे हैं वो उसके लिए हम पे नहीं कर रहे। एंड वाटर ऑफ कोर्स वी आर गेटिंग फ्रॉम द म्यूनिसिपैलिटी, सो दैट्स वाई विल हैव टू पे, बट इट इज़ ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट। जो हमारे घरों तक आ रहा है इस वजह से हमें पे करना पड़ रहा है। अगर आपके घर के आसपास रिवर फ्लो कर रही है देन यू डोंट हैव टू गिव इट money to any municipality, and that is a purest form of water if you'll get to drink, ठीक है। तो और जो एग्जॉस्टेबल है, तो एग्जॉस्टेबल अगेन कोल एंड पेट्रोलियम एग्जॉस्ट हो जाएगा, हो रहा है, डिप्लीट हो रहा है, लेकिन हम फिर भी रुक नहीं रहे हैं, है ना। तो सेम वे हेयर ऑल्सो, नाउ इट शुड बी पॉल्यूशन फ्री, ये एक क्लॉज है जो होना चाहिए था, बट इसमें एग्जैक्टली ऐसा है नहीं, ये पॉल्यूशन फ्री नहीं है, ठीक है। और ये पॉल्यूशन और डैमेज करते हैं एनवायरनमेंट को, ये सच है, और ये पॉल्यूशन फ्री हैं, ये ऐसा नहीं है। ये एक पॉइंट डल गया है जो थोड़ा सा कंट्राडिक्टरी है, तो आप इस पॉइंट को छोड़ भी सकते हैं। एग्जाम्पल्स ज़रूर प्लीज़ आप ढूंढिएगा, लिखिएगा, मैं फिर भी बता देती हूँ रिन्यूएबल सोर्सेज के। सोलर एनर्जी दैट इज़ अ रिन्यूएबल रिसोर्स, विंड एनर्जी, वाटर, हाइडल पावर जो बनती है वो भी है इसके अंदर, ठीक है। तो इसमें डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज इसमें आगे इसमें है, तो आपको ये वाली चीज़ें आगे मिल जाएंगी पढ़ने के लिए। नाउ द नेक्स्ट स्लाइड, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज़ जस्ट अ मिनट। हाँ, on the basis of ownership, what does it mean? own मतलब मेरा, जिसको मैं जो चीज़ मुझसे बिलोंग करती हो, ओनरशिप है वो, ठीक है ना। तो अब जो रिसोर्स जिससे बिलोंग करती है उसके बेसिस पे, तो पहले है इंडिविजुअल मीन्स एक बंदे के पास में जो होगी, तो वो क्या हो सकती है, वो आपका लैंड हो सकता है, वो आपके पॉन्ड्स हो सकते हैं, आपके वाटर एंड वेल्स हो सकते हैं, वो आपके अर्बन एरिया में अलग हो सकते हैं, रूरल एरिया में अलग हो सकते हैं। तो वो रिसोर्सेज जो एक बंदे के हाथ में हो और वो सिर्फ उसका हो, जैसे अगर हम फार्म की बात करें, रूरल एरियाज़ की बात करें, वहाँ पे क्या है, कुएँ, वेल्स। तो वाटर एंड वेल्स जो है, अगर मेरे घर के बाहर में कुआँ मैंने खोद रखा है, वेल खोद रखा है, तो उसके अंदर का वाटर सिर्फ मुझको मिलना चाहिए, मेरी परमिशन के बिना आप उस कुएँ का पानी नहीं पी सकते, है ना। तो सेम वे अगर हम अर्बन एरिया की बात करें, तो हमारे फ्लैट्स, प्लॉटिंग जो रखी है उस पे हमें गवर्नमेंट के थ्रू अथॉरिटी मिली हुई है, हमने पेमेंट कर रखा है कि हाँ भाई हम कल को इस जगह पे अपना मकान बना सकते हैं, शॉप खोल सकते हैं, या फिर जो भी बिज़नेस करना चाहें वो हम वहाँ पे जा कर के कर सकते हैं। तो वो है इंडिविजुअल रिसोर्स। नाउ कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज, व्हाट इज़ कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज? कम्युनिटी मीन्स एंटायर पब्लिक और some portions
जहाँ पे कम्युनिटी मिल करके बना ली जाती है, ऐसा भी होता है। और पूरी पब्लिक भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकता है। तो कम्युनिटी ओन्स रिसोर्सेज में आती हैं, जैसे आपकी पब्लिक पार्क्स हो गए, आपके घर के कोई बाहर म्यूनिसिपैलिटी ने पार्क बनाया हुआ है, उसको मेंटेन कर रहे हैं, तो वो पब्लिक पार्क हो गए। आप वहाँ जा करके खेल रहे हो, योगा कर रहे हो, वॉट एवर यू आर डूइंग देयर, तो वो कम्युनिटी एरियाज़ हो गए। प्ले ग्राउंड्स हो गए हमारे अर्बन एरियाज़ में, है ना। और विलेज में जो है पिकनिक स्पॉट्स हो गए, जाते हैं लोग घूमने और पिकनिक स्पॉट्स पे, वो भी आपके कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज हैं। नाउ नेशनल रिसोर्सेज। नेशनल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर नेशन, यानी कि एक नेशन के बाउंड्री के अंदर जितनी भी रिसोर्सेज आती हैं, जैसे इंडिया है हमारा, है ना। तो इंडिया के अंदर कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, सॉरी अंडमान निकोबार तक जाना चाहिए, कन्याकुमारी तक नहीं, अंडमान निकोबार आइलैंड्स तक, और इधर आपके गुजरात से लेकर के वेस्ट में, आपके ईस्ट में, सॉरी, आपके अरुणाचल प्रदेश तक जितनी भी रिसोर्सेज हैं, पूरा अगर हम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ करके अपने इंडिया को निकाल लें बाहर, तो हमारे इंडिया में जितनी भी रिसोर्सेज हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे नेशन को बिलोंग करती हैं, और इस पे सिर्फ़ और सिर्फ हमारे नेशन के लोगों का ही हक है, ठीक है। कोई बाहर वाला आकर के इनको, अब एटलीस्ट ब्रिटिश रूल जब से ख़त्म हुआ है तब से अब तक 75 ईयर्स हमारे हो चुके हैं आज़ादी के, तो इनका सिर्फ़ और सिर्फ हम ही यूज़ कर सकते हैं, हमारा ही इन पे हक है इनको यूज़ करने का, ब्रिटिशर्स का नहीं, जो उन्होंने पहले हमारे साथ करा 200 ईयर्स, और उससे पहले मुगल्स ने जो किया वो नहीं कर सकते। Fine. Now the international resources. Now international resources are those resources which are belong to everybody but nobody can use it on their own. मतलब अगर आज इंडिया जा कर के अपना, हमारा जो है रिसोर्स का जो है बाउंड्री बनी हुई है, वो 200 नॉटिकल माइल्स के बियॉन्ड हम लोग जा सकते हैं। तो अगर हम उसके बियॉन्ड जा कर के हम माइनिंग करना शुरू कर दें कि पेट्रोल ढूंढना है हमें, तो जा कर के, तो हमें अगर मिल भी जाता है उस एरिया में, तो हम उसको यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज़ अ इंटरनेशनल रिसोर्स। उस रिसोर्स को यूज़ करने के लिए विल हैव टू टेक द परमिशन फ्रॉम द यूएन। यूनाइटेड नेशन इज़ द बॉडी विच गिव्स द परमिशन फॉर टू यूज़ सच काइंड ऑफ रिसोर्सेज। नाउ that's all for today. Now I request you all just go through with these 3 resources types, जो ओनरशिप के अकॉर्डिंग है या जिसके भी अकॉर्डिंग है, क्लासिफिकेशंस आप इन तीनों का देखिएगा, दोबारा से पढ़िएगा। आई रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज़ गो थ्रू इट थरली। अगर समझ में आया हो मेरा पढ़ाया हुआ, बताया हुआ, तो प्लीज़ डू कमेंट कि मैं आगे आपको इस चैप्टर को कंप्लीट कराऊंगी। इतना तो मैं करूंगी ही, लेकिन आगे की भी मेरे को वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। अगर आपको ये कुछ भी मैंने जो समझाया है वो समझ में आया है, और अगर आपको समझ नहीं आया है या फ्लो में मैंने कोई मिस्टेक करी है, तो प्लीज़ डू कमेंट ऑन दैट, बिकॉज आपके कमेंट्स मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेंगे। मैं और अच्छे से इन्हें प्रिपेयर कर पाऊँगी। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, तो आई बिलीव इसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक्स होंगी ज़रूर। सो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी फॉर ऑल दोज मिस्टेक्स, एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग so much patience and listening to me. Thank you and have a nice day.